नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज मैं कुछ अलग ही इतिहास की बात आपसे करूंगा। आज की जो चर्चा का विषय है वो है देवनागरी लिपि का मानकीकरण, समस्या और समाधान। अभी हमने राष्ट्रभाषा दिवस मनाया, तो हम सभी को अपने राष्ट्रभाषा के बारे में जानना चाहिए और साथ ही साथ हम लोग जो लेखन कार्य करते हैं वो किसी न किसी लिपि में करते हैं। अब जैसे हम प्राचीन काल से ही अनेक लिपियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही हम देखते हैं, उस समय भी एक लिपि थी, हालांकि दुर्भाग्यवश अभी उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और आगे के कालों में हम ये देखते हैं कि ब्राह्मी लिपि काफ़ी प्रसिद्ध हुई, खरोष्ठी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि। तो इन लिपियों में ही उस काल का जो इतिहास है वो सुरक्षित रखा गया। आजकल हम लोग जिस लिपि का प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, अपनी राष्ट्रभाषा में, उसे हम बोलते हैं देवनागरी लिपि। तो आइए हम देवनागरी लिपि के मानकीकरण पे चर्चा करेंगे, अर्थात अंग्रेजी में अगर हम इसको कहें तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट। इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और फिर इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। लेकिन इसके पहले सदैव की भांति आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट भी करें। अब आगे चल कर के मैंने ये सोचा है कि इतिहास के साथ साथ आपको साहित्य के ऊपर भी कुछ वीडियोस बना के मैं डालता रहूँगा। तो आइए हम आज की जो चर्चा का विषय है उसको हम लेते हैं देवनागरी लिपि का मानकीकरण। तो देवनागरी लिपि जैसे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि इसका मानकीकरण ये आज की चर्चा का विषय है। तो दो अब आइए हम बातचीत करते हैं कि भाषा क्या है। तो देखिए, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति ही भाषा है। यानी कि भाषा क्या है, आपसे कोई भाषा के बारे में पूछे तो आप कहेंगे कि उच्चरित, जो हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करना, वो भाषा कहलाता है। उसकी अभिव्यक्ति जो है वो भाषा है, अर्थात जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं। हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो किसकी सहायता से करते हैं? एक भाषा के माध्यम से हम लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं और उसी को हम भाषा कहते हैं। उसी उच्चरित ध्वनि को व्यक्त करने के संकेतों को हम क्या कहते हैं? उसको हम लिपि कहते हैं। तो मित्रों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि भाषा और लिपि में क्या अंतर है। भाषा अर्थात जिसकी सहायता से हम परस्पर विचार विनिमय करते हैं, और लिपि, लिपि अर्थात ध्वनि को व्यक्त करने के संकेत। जैसे हम कहते हैं अ आ इ ई उ ऊ या क ख ग घ अंग, तो ये क्या है? ये लिपि चिन्ह है। लिपि ही वह साधन है जिसके द्वारा भाषा को भिन्न देश और काल के लिए भी सुरक्षित किया जा सकता है। अब जैसे आप इतिहास में देखते हैं, ढेर सारे अभिलेख आपको मिलते हैं। वो अभिलेख किसी न किसी लिपि में लिखे गए होते हैं। और तो जैसा कि अभी आपने देखा अपने स्लाइड में कि लिपि ही वह साधन है जिसके द्वारा भाषा को भिन्न देश और काल के लिए भी सुरक्षित किया जाता है। हमारी खड़ी बोली हिंदी जो है, वो जो हमारी राष्ट्रभाषा भी है, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों, आइए हम बातचीत करें कि आखिर ये देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, इसकी ऐतिहासिकता क्या है। तो देवनागरी लिपि आज ही नहीं अपितु वैदिक काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में जो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था, तो भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि का प्रयोग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के, कब से? 5वीं सदी से
5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के 350 ईस्वी तक चलता रहा। इसके बाद उत्तरी और दक्षिणी शैलियों का विकास हुआ। उत्तरी शैली से गुप्त लिपि तथा पुनः गुप्त लिपि से कुटिल लिपि विकसित हुई। तो ये जो और ये कुटिल लिपि जो थी वो 8वीं शताब्दी तक प्रयुक्त होती थी। तो इस कुटिल लिपि से ही 9वीं शताब्दी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ। तो आपके समझ में आ गया होगा कि देवनागरी लिपि बहुत प्राचीन है, वैदिक काल से ही इसका प्रयोग होता है। प्राचीन लिपि ब्राह्मी का प्रयोग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 350 ईस्वी तक चलता रहा और बाद में दक्षिणी और उत्तरी शैलियों का विकास हुआ। उत्तरी शैली से गुप्त लिपि से कुटिल लिपि और कुटिल लिपि से ही आगे चल करके नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ। तो इस कुटिल लिपि से ही 9वीं शताब्दी में नागरी लिपि के प्राचीन रूप का विकास हुआ। कब हुआ? 9वीं शताब्दी में। किससे? कुटिल लिपि से ही। तो नागरी का जो प्राचीन रूप विकसित हुआ वो कुटिल लिपि से हुआ। प्राचीन नागरी लिपि का क्षेत्र उत्तरी भारत है, किंतु दक्षिण के भी कुछ भागों में वह नंदी नागरी के नाम से प्रचलित थी। किस नाम से? नंदी नागरी के नाम से प्रचलित थी। प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बंगला आदि लिपियां विकसित हुई हैं। मित्रों, आइए हम नामकरण की बात, आखिर नागरी नाम कैसे पड़ा, देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं, देवनागरी लिपि का नाम कैसे पड़ा, इसके नामकरण पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, इसके बारे में अनेक मत हैं, अनेक अभिमत हैं। कोई कहता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण यह नागरी कहलाई। ध्यान दीजिएगा, नागर ब्राह्मण होते हैं गुजरात में, तो वो इसका प्रयोग करते थे, तो इसके कारण नागरी कहलाई। कुछ लोगों का ऐसा विचार है। कुछ अन्य लोगों का विचार है कि इसके मुख्य रूप से नगरों में प्रचलित होने के कारण, यानी कि नगरों की भाषा थी, तो नगरों में प्रचलित होने के कारण इसे नागरी कहा जाता है। तो इस प्रकार नागरी नाम की व्युत्पत्ति का प्रश्न अभी भी अनिर्णीत है, इस पर निर्णय नहीं हो सका है। नागरी लिपि के लगभग 1000 वर्षों के जीवन काल में प्रायः सभी अक्षर जो है उनमें काफ़ी परिवर्तन आया है। वास्तव में अगर आप देखेंगे तो जो अक्षर जैसे आजकल हम लोग जो पढ़ते हैं, अ, इ, ई, उ, या क, ख, ग, घ जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यह प्राचीन काल में इनका रूप ऐसे ही था। धीरे धीरे समय के साथ साथ इनमें काफ़ी परिवर्तन आया है और इन परिवर्तनों के बाद आज ये मानक शब्दावली, मानक शब्दावली या आप कह लीजिए मानक लिपि कहिए, बल्कि जो स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट है वो हमारे सामने है। तो इनमें परिवर्तन होता रहा है हमेशा से। अब नागरी लिपि जो है, नागरी में नुक्ते या बिंदु का प्रभाव, जैसे आप देखिए बहुत समय तक भारत में मुसलमानों का शासन रहा, लगभग 600-650 साल तक, और अरबी फारसी लिपि यहाँ भारत में आई। तो जो नुक्ता है, नुक्ता यानी जो जिसे आप बिंदु कहते हैं, तो बिंदु का प्रभाव फारसी लिपि का ही प्रभाव है। फारसी लिपि मूलतः बिंदु प्रधान लिपि कही जाती है। अगर आप देखेंगे, कभी आपने उर्दू फारसी लिखा हुआ देखा होगा, तो आप देखते हैं उसमें जगह जगह बिंदुओं का प्रयोग हुआ, कहीं ऊपर लगा है, कहीं नीचे लगा है, क्योंकि उसके अनेक वर्ण चिन्ह बिंदु के कारण ही अलग अलग हैं। अब जैसे आप देखिए, बे, पे, ते, से, जे, फे, दाल, जाल, तोय, जोय आदि। तो ये सब जो है, ये आप जो लोग फारसी या अरबी स्क्रिप्ट जानते हैं, उर्दू भाषा पढ़ते हैं, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो लिपि चिन्ह है, बे, पे, ते, से, रे, जे, फे, दाल, जाल, तोय, जोय आदि, इनमें आप देखेंगे तो बिंदु के कारण ही अलग अलग इनकी पहचान। जैसे आप देखिए बहुत सारे शब्द, आप जैसे आप कहते हैं जज्बा,
जज्बा नहीं कहते। अगर उनमें नुक्ता लगा है, बिंदु लगा, तो आप कहते हैं जज्बा। इसी तरह से आप कहते हैं गजल, गजल। आप गजल नहीं कहते, गजल शुद्ध उच्चारण नहीं है, उसमें नुक्ता लगा है तो आप कहते हैं गजल। इसी तरह से आप जिंदगी, जिंदगी कहते हैं, जिंदगी नहीं होती, वो होता जिंदगी। ज ज नुक्ता लगा है तो उसका उच्चारण करेंगे ज। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि नुक्ते का बड़ा महत्व है। नागरी में भी नुक्ते का प्रयोग होने लगा, आगे चल करके हम ये देखते हैं। अब जैसे आप देखिए बहुत सारे हमारे, अब जैसे ये तो हो गया ड, लेकिन अगर नुक्ता लग गया तो अब ये ड है, इससे आप कहते हैं डमरू। और ये ड़ है तो आप कहते हैं सड़क। सड़क लिखना होगा तो इसका प्रयोग होगा, डमरू में इसका प्रयोग होगा, डब्बा। इसी तरह से आप देखिए ढ, ढ है ढक्कन, आप कहते हैं ढक्कन, तो ढक्कन में इसका प्रयोग होगा। लेकिन अगर नुक्ता लगा हुआ है तो ढ़ हो गया, जैसे पढ़ना, पढ़ना, पढ़ाई, कढ़ाई। तो इस तरह से इसका प्रयोग होगा, यहाँ नुक्ता लगा है। इसी तरह से आप देखिए क और क, यहाँ क में नुक्ता, दोनों को उच्चारण में अंतर हो जाएगा। इसे तो हम सीधे सीधे क कहेंगे, इसे कहेंगे क। इसी तरह से ख और नुक्ता लगा दो ह। इसी तरह से ग, जैसे मैंने अभी आपको गजल हमने कहा, इसी तरह से हमने ज, जैसे आप जिंदगी। इसी तरह से आप कहते हैं अब जैसे आप कहते हैं फना हो गया, इसे आप कहते हैं फल, यहाँ कहते हैं फना। फना जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि नुक्ता काम करता है। तो नुक्ता का कितना महत्व है ये आपके समझ में आ गया होगा मित्रों। आगे आप देखिए मराठी का भी प्रभाव, अभी तो हमने अरबी फारसी वगैरह स्क्रिप्ट का प्रभाव देखा, आप देखते हैं मराठी भाषा जो है उसका भी प्रभाव हमारे देवनागरी लिपि पर पड़ा है। पुराने, अब जैसे अ और ल के स्थान पर अभी आप देखें और ल या ई, कभी आप देखिए ऊ आदि रूप में भी सभी स्वरों का कुछ लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है, जो कि मराठी का प्रभाव। जैसे आप गांधी जी के ऊपर लिखी गई पुस्तकें आप पढ़िए, पुरानी पुस्तकें जो हैं, तो उसमें आपको इस तरह की मात्राएं देखने को मिलेंगी, जैसे ई की जगह ये लिखा रहेगा, ऊ की जगह ये लिखा रहेगा। तो ये मराठी का प्रभाव है। कुछ लोग नागरी लिपि शिरो रेखा के बिना लिखते हैं, यानी ये जो ऊपर वाली लाइन है आप देखते हैं, ये शिरो रेखा है कि आप कोई अक्षर लिखते हैं तो उसके ऊपर आप रेखा लगा देते हैं। तो शिरो रेखा के बिना जो लिखते हैं वो गुजराती भाषा का प्रभाव है। गुजराती में अगर आप देखिए तो गुजराती लिपि में शिरो रेखा नहीं होती है। इसी तरह से अंग्रेज भी भारत में काफ़ी समय तक रहे। अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक अपना प्रभाव बनाया भारत में। प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, अब तब से लेकर के 1947 ईस्वी तक धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के बहुत सारे इलाकों पे अपना कब्जा कर लिया। और फिर उन्होंने जो है यहाँ एजुकेशन सिस्टम में या शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया, तो अंग्रेजी का पूर्ण प्रचार हो गया। जब तो पूर्ण प्रचार होने के बाद हम ये देखते हैं कि बहुत सारे शब्द आप ध्यान से देखिए, ऑफिस, यहाँ देखिए, यहाँ एक चंद्र बना हुआ है। इसी तरह से कॉलेज, तो ये सब शब्द जो है इनमें आ को स्पष्ट करने के लिए, अब जैसे हम ऑफिस, ऑफिस नहीं कहते हैं, हम कहते हैं ऑफिस, ऑफिस, कॉलेज, कॉलेज। इसी तरह से हम कहते हैं पाल नहीं कहते हैं पॉल, जैसे हम कहते हैं सेंट पॉल, तो यहाँ पे नुक्ता लगाया जाता है। इसी तरह से आप मित्रों देखें तो आ को स्पष्ट लिखने के लिए हम यहाँ पे चंद्रमा का प्रयोग करते हैं। इसमें बिंदी नहीं होती, बिंदी होगी अगर इसमें नुक्ता लग जाएगा तो फिर उसका अर्थ बदल जाएगा। इसी तरह से आप देखिए विराम चिन्हों में खड़ी पाई को छोड़ करके जो सभी चिन्ह हैं वो अंग्रेजी से ही लिए गए हैं, चाहे हम कॉमा लगाएं, सेमी कोलन लगाएं, डैश लगाएं, या और भी जो क्वेश्चन मार्क हम लगाएं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं, तो ये सब जो है केवल एक चिन्ह को छोड़ करके इसको खड़ी पाई। खड़ी पाई में अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में केवल एक डॉट लगा देते हैं, लेकिन बाकी जो चिन्ह है अब आप देखते हैं कि जो मानक शब्दावली में, मानक स्क्रिप्ट में हमारे देवनागरी लिपि में के मानकीकरण में वो अंग्रेजी से ही ले लिए गए हैं।
बाकी के जो विराम चिन्ह हैं। और तो कुछ लोग जो है अभी भी, जैसे आप कुछ अखबारों वगैरह में भी देखिए, तो अ, खड़ी पाई के स्थान पर पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई के स्थान पर जो है वो बिंदु का चिन्ह या डॉट डॉट लगा देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अब आइए हम देखिए, कोई भी भाषा जो है वो तभी सबसे अच्छी भाषा मानी जाती है जब वो वैज्ञानिकता की कसौटी पर खड़ी उतरती है। और देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा जो है उसे दुनिया के सभी भाषा वैज्ञानिकों ने उसकी वैज्ञानिकता को सराहा है, उसकी सराहना की है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो भाषा विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक जो भाषा के बड़े अच्छे जानकार हैं, लिपियों के जानकार हैं, उन सब ने जो है देवनागरी लिपि की तारीफ की है। तो वैज्ञानिक लिपि कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक लिपि जो है वो वर्णनात्मक होना चाहिए, अक्षरिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, लिपि में भाषा विशेष के लिए प्रयुक्त तो हर ध्वनि के लिए लिपि चिन्ह होने चाहिए, न कम न अधिक। अब जैसे देवनागरी लिपि में दंत्योष्ठ व के लिए कोई चिन्ह नहीं है। इसके अलावा एक चिन्ह से केवल एक ध्वनि व्यक्त होनी चाहिए और एक से अधिक ध्वनि नहीं। अब नागरी में व से कई ध्वनियां व्यक्त होती हैं। एक ध्वनि के लिए केवल एक लिपि चिन्ह होना चाहिए। नागरी में एक ही ध्वनि के लिए कई कई चिन्ह हैं। अब जैसे आप देखिए, अब जैसे ये री है, ये भी री है, ये श है, ये भी स है, श है। इसको भी हम श पढ़ते हैं, इसको भी श पढ़ते हैं, इसको री पढ़ते हैं, इसको री पढ़ते हैं। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। अब जैसे हालांकि इनका प्रयोग अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लिखे ऋण, तो ये री का प्रयोग वहाँ नहीं होगा। वहाँ प्रयोग किसका होगा? अगर हम ऋण लिखेंगे, ऋषि लिखेंगे, तो इसका प्रयोग होगा। तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमें, अब जैसे हम लिखते हैं ऋतुराज, बसंत, तो री ऋण, जैसे मैंने आपको बताया ऋषि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं अब जिनका प्रयोग होगा अगर वहाँ, तो इस लिपि चिन्ह का प्रयोग होगा उनमें। और ये जो है, इनका प्रयोग ऋषि में नहीं होता, ऋण में नहीं होता। इसी तरह से ये दोनों जो हैं, इनमें भी अंतर। जैसे हम कहते हैं विशेष, तो बीच वाला जो श होगा वो ये होगा, और बाकी जो दूसरा श होगा अंत में जो होगा वो इस तरह का श होगा। अब तो इस तरह, जैसे हम कहते हैं हर्ष, हर्ष कहते हैं हम। हर्ष में जब हम हर्ष लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हर्ष में हम कैसे लिखते हैं? हर्ष हम लिखते हैं तो हम उसमें मूर्धन्य श जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं तालव्य श। एक स और होता है जिसे बोलते हैं हम, जैसे ये वाला स है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं दंत स। ये दंत स है, ये तालव्य श है, और ये मूर्धन्य श है। तो इनका प्रयोग अलग अलग तरह से होता है, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए, लेखन में लिपि चिन्हों को उसी क्रम से आना चाहिए जिस क्रम से उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे कि ई, उ, ए। अब आप यहाँ देखते हैं कि ये बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ए है, ए है। तो इनकी मात्राएं यथाक्रम नहीं आती हैं। दो चिन्हों को एक पढ़े जाने का भ्रम नहीं होना चाहिए। कई बार दो लिपि चिन्ह हैं और उनको एक पढ़े जाने का भ्रम हो जाता है, तो वैज्ञानिकता की दृष्टि से वो उचित नहीं माना जाता। तो ये इस पे आप बहुत ध्यान दीजिए, दो चिन्हों को एक पढ़े जाने का भ्रम नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप देखिए, कई बार हम किसी का लिखा हुआ पढ़ते हैं तो घ और ध में अंतर नहीं कर पाते हैं। अब आप देखिए, घ जो है ये लाइन से मिला हुआ है, यहाँ ऊपर शिरोरेखा से मिला हुआ है, लेकिन जो ध है ये शिरोरेखा से मिला नहीं हुआ है और थोड़ा सा ये गोलाई में घुमा हुआ है। दोनों में अंतर है। लेकिन कई बार क्या होता है, लिखने में आदमी ऐसे ही लिख देता है। इसी तरह से आप देखिए, म और भ में भी लगभग वही बात है। यहाँ पे म शिरोरेखा से मिला हुआ है, अब यहाँ आप देखिए ये थोड़ा सा घुमा हुआ है। इसी तरह से आप देखिए रा और श, यहाँ भी देखिए। अब कई बार क्या होता है, हम रा लिखते हैं, अब कुछ लोगों की लिखने की आदत होती है जो यहाँ पे गोल हो जाता है ऊपर, तो श जैसा लगने लगता है। इसी तरह से
अब आप देखिए ये वाला जो ख है, ये वाला ख पहले, काफ़ी पहले ऐसे लिखा जाता था, हमारे बचपन में इसी तरह से लिखा जाता था, लेकिन जब मानकीकरण हो गया तो ये हटा दिया गया, क्योंकि इसको आदमी र व पढ़ सकता है। तो इसलिए ख जो मानक रूप है इसका, ख का, वो ये है, स्टैंडर्ड रूप जो है वो ये है, और ये नहीं है, तो इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये मिला हुआ होना चाहिए। इसी तरह से अब ये पहले ड़ जो लिखा जाता था, ड़ यानी जिसे आजकल हम इस तरह से लिखते हैं, ये पहले ऐसे लिखा जाता था, यानी कि र लिख के दो लाइन खींच दी जाती थी जो है, तो वो ड़ हो जाता था, और अगर एक लाइन इसकी मिटा दी जाए तो आधा ड़ हो जाता था। तो कई बार क्या होता था रा, अब जैसे मान लीजिए हमें पढ़ना है, अब जैसे हम कहीं लिखा है क्यों परवाना, अब परवाना लिखा हुआ है, तो अब परवाना, अब मान लीजिए कोई उसको जो है पखाना भी पढ़ सकता था। इसी तरह से ये जो है रा, अब रा है, जैसे मान लीजिए आधा रा है, आधा ड़ है, आधा ड़ जो है उसको रा पढ़ा जा सकता था। तो इसलिए अब इसको बदल करके ये चिन्ह उसकी जगह पे बना दिया गया है, ड़ की जगह से, जैसे आप कहते हैं गुण। इसी तरह से इनके अलावा जो है लिखने में, लेखन में, टंकण में, मुद्रण आदि की दृष्टि से भी कई बातें कही जा सकती हैं, जो कि वैज्ञानिकता के रास्ते में आड़े आती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के देवनागरी लिपि जो है बहुत वैज्ञानिक है। दुनिया की दूसरी भाषाएं आप देखिए, अब जैसे आप अंग्रेजी को ले लीजिए, अंग्रेजी में आप देखते हैं सी एच से च भी होता है, सी एच से क भी होता है। अब आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहते हैं सी एच से शुरू होता है, आप उसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं कह सकते। अब आप चोपड़ा साहब कहते हैं, चोपड़ा साहब को आप कोपड़ा साहब नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे बहुत सारे अ, जो ध्वनि संकेत हैं हिंदी में, फिर भी उच्चारण के लिए, उच्चारण से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, सबके लिए एक न एक संकेत, ध्वनि संकेत के चिन्ह हैं। अब जहाँ तक मानकीकरण का प्रश्न है, तो हम पाते हैं कि प्राइमरी शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रकाशन जगत और सरकारी कार्यालय, ये सब देखिए, ये सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ रोज लिखने पढ़ने का काम होता है। तो ये सब जो है मनमानापन करते हैं, यानी कि अपने हिसाब से कुछ भी लिख देते हैं, लिपि, वर्तनी, भाषा। अब जैसे किसी कॉलेज का, मान लीजिए महाविद्यालय का बाबू है, उसको जो लिखने की आदत पड़ जाएगी वो वही हर बार लिखता है, उसको चाहे जितना बताओ आप। इसी तरह सरकारी कार्यालयों में बहुत सारे जो फॉर्म वगैरह होते हैं, उनमें कई बार क्या होता है, जो लिपि होती है बहुत भ्रामक होती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब जैसे आप देखिए, अगर एक मात्रा भी बदल जाए, तो जैसे आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं और आप कहते हैं सुखी रहो, अगर आप लिख रहे हैं सुखी रहो, आपने छोटी ऊ की मात्रा लगाई सुखी में, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए बड़े ऊ की मात्रा आपने लगा दी, तो हो जाएगा सूखी रहो, यानी कि अर्थ का अनर्थ हो गया एक मात्रा से ही केवल। तो इस तरह से ये जो बिखराव है और जो मनमानापन है, उसे रोकने की आवश्यकता है, जिससे कि लिपि में एकरूपता है। तो लिपि को एक रूप करना ही, उसको स्टैंडर्डाइज करना होगा या उसका मानकीकरण करना होगा। तो मित्रों, तो लिपि के प्रयोग में ये जो स्वच्छंदता है, यानी मनमाने ढंग से जो आदमी कोई लिखता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इसीलिए हम लोग इतिहास में ये कहते हैं कि प्राचीन काल की जो स्क्रिप्ट्स हैं, उनको बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आजकल के लोग ही गलती करते हैं, पुराने लोग भी गलती करते थे, उन्हें उनसे भी लिपि में गलती हो सकती थी और अर्थ का अनर्थ हो सकता था। तो इसी स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए आधुनिक युग में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया देवनागरी लिपि का मानकीकरण करने के लिए। इनमें कुछ प्रमुख नाम यहाँ आपके सामने हैं, जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, वो अच्छे भाषाविद थे। इसी तरह से कामता प्रसाद गुरु, आप लोगों ने इनकी व्याकरण पढ़ी होगी, इनकी बहुत अच्छी, हमारे ख्याल से सबसे अच्छी व्याकरण की किताब कामता प्रसाद गुरु की ही आया करती थी। इसी तरह से किशोरी प्रसाद वाजपेयी हैं,
या पन्नालाल पद्मलाल बख्शी हैं, आप पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, अब रामचंद्र वर्मा है। रामचंद्र वर्मा की एक पुस्तक है अच्छी हिंदी। तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहूँगा, चाहे वो इतिहास के विद्यार्थी हों, चाहे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हों, चाहे सामान्य पाठक हों, तो उनको रामचंद्र वर्मा की पुस्तक जो है वो अवश्य पढ़नी चाहिए। उस पुस्तक का नाम है अच्छी हिंदी। तो आप इस पुस्तक को मंगाइए और पढ़िए। तो ये पुस्तक जो है आपको भाषा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देगी। तो मित्रों, इसी तरह से कामता प्रसाद गुरु का व्याकरण आप जरूर पढ़िए, हिंदी व्याकरण। तो इनके व्यक्तिगत प्रयासों के अतिरिक्त काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, आप राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा आदि ने भी बहुत प्रयास किया, और इनके समवेत प्रयासों से देवनागरी लिपि के मानकीकरण में बहुत सहायता मिली। हिंदी भाषा की जो शब्दावली थी उनमें बहुत सुधार हुआ। उसकी जो वैज्ञानिकता थी उसको इंश्योर किया गया, उसको सुनिश्चित किया गया। सरकार ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 31 जुलाई 1947 को आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। केंद्र सरकार भी पीछे नहीं रही कि केंद्र सरकार ने 1948 में हिंदुस्तानी शीघ्र यंत्र तथा लेखन यंत्र समिति का गठन किया। राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने पर भी लिपि, वर्तनी तथा अंकों के स्वरूप में एक रूपता लाने के लिए 1966 में यानी 1966 में शिक्षा मंत्रालय ने मानक देवनागरी वर्णमाला भी प्रकाशित की, जो कि आगे अभी आपके स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने वर्णमाला को सर्वत्र एक रूपता प्रदान करने के लिए वर्णों को संशोधित करके उनका जो मानक रूप है उनको इस प्रकार से प्रस्तुत किया। अब आप देखिए, जो स्वर है, स्वर यानी जो जिन्हें अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं, वोवेल्स, आ ई उ ऊ री री ए ओ औ। तो ये जो है ये हैं स्वर हैं। इसके अलावा आप देखिए मात्राएं। अब मात्राओं को आप देखिए, ये क्या है, इसे आप क्या क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आप फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, खड़ी पाई। ये है छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ये री, जैसे आप कहते हैं कृपया, कृपया, संस्कृत, यहाँ लगाते हैं ये ए। इसी तरह से अनुस्वार जो है, अनुस्वार, अंग आप कहते हैं, ये बिंदी लगी है, ये अनुस्वार है। इसी तरह से अह, ये आप देखते हैं ये दो डॉट लगे हैं, ये अह, अंग अह। इसी तरह से आनुनासिकता का चिन्ह है, जो चंद्र बिंदु है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से ये मानक रूप निर्धारित किया गया। आगे आप व्यंजनों की बात करें, आप जो व्यंजन है, तो व्यंजन क्या है, आप देखिए कवर्ग में क्या है, क ख ग घ अंग। इसी तरह से चवर्ग में च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ड़, ये ढ़ ढ। इसी तरह से त थ द ध न, फिर प फ ब भ म। इसी तरह से य र ल व श श श ह। और ये जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, ये मराठी का प्रभाव है ये। तो अब आप देखिए कितना वैज्ञानिक है हमारा जो वर्णमाला है, क ख ग घ अंग। आप देखिए इसमें जीभ तालु से नहीं सटती है, बिल्कुल कवर। च छ ज झ य सब बोल के देखिए आप। अब जब आप बोलते हैं ट ठ ड ढ ढ़, तो आप देखिए आपकी जीभ तालु से सटती है, ड़ ढ़। इसी तरह से त थ द ध न। अब आप देखिए इनमें दोनों ओठ आपके सट जाते हैं, प फ ब भ म।
बिना दोनों ओर सटाए आप नहीं पढ़ सकते। तो कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप पढ़ेंगे प फ ब भ म, इसी तरह से। अब आप देखिए य र ल व श श श ह। अब आप देखिए, अभी मैंने आपको इन तीनों स के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले। अब यहाँ कुछ अक्षर हमारे जो हैं वो संयुक्त व्यंजन है, जैसे दो अ, अक्षरों को मिल के बने हैं, जैसे क और मूर्धन्य श मिलकर के बनता है क्या? क्ष। इसका हम उच्चारण कैसे करते हैं? क्ष। ये देखिए, इसमें और इस वाले छ में अंतर है। ये छ जो है और ये छ, जब आप कहते हैं जैसे कक्षा, क्षत्रिय, ठीक है। इसी तरह से त्र है, त्र में क्या है? त और र से मिलकर के बना है। इसी तरह से ज्ञ कैसे बना है? ज और य से। जैसे अगर आप इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे तो आप कहेंगे, जैसे आप कहते हैं विज्ञान, तो आप कहेंगे विज्ञान, विज्ञान। तो क्यों? क्योंकि ज और य से मिल करके बना है। इसी तरह से हल चिन्ह है, आप देखिए ये है, ये हल चिन्ह है। जैसे आप ड है, आप कहते हैं भगवान, उसमें हल चिन्ह रहता है। अर्थात, उसमें हल चिन्ह रहता है। तो हल चिन्ह का प्रयोग भी होता है। इसी तरह से ग्रहित स्वर है, जो हमने, जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो हमने दूसरी भाषाओं से ग्रहण कर लिया है। जैसे ये आप देखिए, ये हमने अंग्रेजी से ले लिया है। अब जैसे हम कहते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉलेज, जब हम कॉलेज कहते हैं, इसी तरह से हम कोई भी, जैसे आप कहते हैं ऑफ, ऑफ कहते हैं, तो इसी तरह से हम कहते हैं पॉल, तो आप यहाँ इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आप देखिए यहाँ नुक्ता लगा, ख, ख, ख नहीं पढ़ते इसको, ख, इसको पढ़ते हैं ज, ज नहीं, ज, जिंदगी, जनाजा, फ, फना। इसी तरह से देवनागरी के जो अंक हैं उनका भी मानकीकरण कर दिया गया है। और तो देवनागरी अंक जो है, अब आप जैसे आप देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब आप ये हिंदी की गिनती जिसे आप कहते हैं, और आजकल जो है वो सब जगह इसका प्रयोग होता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंक है, आप कह लीजिए कि। तो जैसे आप अंग्रेजी वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, हिंदी में हम इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो मानकीकरण के लिए कुछ सुझाव हैं। मानकीकरण भाषा का बहुत ही आवश्यक है। जब तक हमारी भाषा या हमारी लिपि स्टैंडर्ड नहीं होगी, उसमें गलतियां होंगी, वो अनसाइंटिफिक होगी, तो उनमें बहुत सारी त्रुटियां भी आएंगी। तो मानकीकरण की राह में बहुत सारी बाधाएं हैं। पहली बात तो क्या है, जो एक ही ध्वनि को व्यक्त करने के लिए विविध प्रकार के वर्तनी के प्रयोग होते हैं। जैसे अभी आपको बताया री, री, अभी मैंने आपको बताया अब श के 3 तरह के स लिखे जाते हैं, या बहुत सारी दूसरी ध्वनियाँ भी हैं। तो दूसरी ध्वनियों की पृथक पृथक प्रतीक वर्णों की समृद्धि, उनके आकार भेद, लिखावट में सरलता के प्रयत्न तथा उच्चारण भेद के कारण आई। तो ये बाधाएं हैं ये। एक तो एक ही ध्वनि को व्यक्त करने के लिए विविध प्रकार के वर्तनी के प्रयोग, दूसरी ध्वनियों को पृथक पृथक प्रतीक वर्णों की समृद्धि, उनके आकार भेद, यानी कि आकार प्रकार में आप देखेंगे भेद होता है, लिखावट में जो है वो सरलता नहीं होती, कई बार उच्चारण भेद होता है। तो ये सब दिक्कतें हैं। व्याकरण, भाषा तथा वर्तनी का अधिकांश लोगों ने मनमाने ढंग से प्रयोग किया है, जिसको जैसे चाहते हैं वैसे प्रयोग करते हैं। तो मानकीकरण के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। ये सुझाव मैं नहीं दे रहा हूँ मित्रों, ये जो चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भाषा वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन मैंने भाषा विज्ञान पढ़ा है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे धीरेन्द्र चटर्जी की किताब है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की किताब है, और भी बहुत सारे विद्वानों की किताबें हैं भाषा विज्ञान के ऊपर। तो उनको पढ़ने के बाद फिर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो जो सुझाव भाषा वैज्ञानिकों ने दिए हैं, आप उनको देखें।
कि पहली बात क्या सुझाव दिया गया है, आप देखें कि उपर्युक्त मानक वर्णमाला में विकल्प के तौर पर प्रयोग होने वाले, अब जैसे ख, अभी मैंने बताया ख के बजाय इसको र व पढ़ सकता है आदमी। इसी तरह से श्र, अब जैसे श्रीमान जी वाला श्र है, उसके स्थान पे कई लोग ये, आप देखिए यहाँ नीचे र, तो इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अवड़ा, जो मानक शब्दावली का जो अड़ा है उसी का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात अब जो है वो जो प्रयोग होना चाहिए वो अ, अड़ा का वो इस तरह का होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरह से अब जैसे ये ख है, तो ख का प्रयोग ऐसे होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसी तरह से श्र है, तो श का प्रयोग ये वाला जो श्रीमान जी वाला श्र है ऐसे प्रयोग होना चाहिए। अब ये हमारी मानक वर्णमाला जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, उसमें इस वर्ण का क्या उपयोग है ये तो प्रयोग में कहीं दिखाई नहीं देता, तो ये थोड़ा समझ से परे है। इसी तरह से लिपि में वर्तनी की वैज्ञानिकता तो यही है कि उसे उच्चारण के अधिकाधिक अनुकूल होना चाहिए और साथ ही सर्वत्र लिखा भी वैसे ही जाना चाहिए। अब खड़ी पाई वाले व्यंजन को न्यास, व्यास, राष्ट्रीय आदि की भांति लिखा जाना चाहिए। क और फ के संयुक्ताक्षर इस तरह से लिखा जाए, जैसे पक्का, मक्का, कक्का। अब जैसे दफ्तर, रफ्तार, गफ्फार, तो इस तरह से आधा फ का जहाँ प्रयोग होता है। इसी तरह से आप देखिए अंग, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह, तो इनके जो संयुक्ताक्षर हैं वो हल चिन्ह लगाकर बनाए जाएं। जैसे अब इसमें होता ना आधा ट तो होता नहीं, आधा ठ होता नहीं है, तो इस तरह से जब हमें आधा दिखाना होता है तो हम कैसे करेंगे, तो इनमें हलंत लगा करके या हल चिन्ह लगा करके, जैसे हम कहते हैं लट्टू, टट्टू, निखट्टू, बुढ़ा, इसी तरह गड्ढा, तो हमें इस तरह से दिखाना चाहिए, हलंत लगा करके दिखाना चाहिए जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो। नहीं, अब कई बार क्या हलंत न लगाया तो क्या हो जाएगा, लटटू, बुढ़ा, इस तरह से उसको पढ़ा जाएगा। तो इसलिए ये लगाना, हल चिन्ह लगाना बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह से अब आप देखिए दोस्तों, ई छोटी ई है, ई की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन व्यंजन जो है उनके तत्काल पूर्व ही होना चाहिए। अब जैसे कहते हैं द्वितीय, बुद्धिमान आदि। तो इसी तरह परसर्ग हैं बहुत सारे, तो परसर्गों को सदैव संज्ञा शब्दों से अलग तथा सर्वनाम शब्दों के साथ लिखा जाना चाहिए। अब जैसे राम ने, अब देखिए परसर्ग ने है ना, इसको कैसे कहते हैं, राम ने। अगर मान लीजिए हम राम ने एक साथ कर दें इनको, ये लाइन जो है ये यहाँ तक खींच दें तो वो ठीक नहीं लगता, तो इनको अलग करके बहुत सारे लोग इस तरह से लिख देते हैं। इसी तरह से अब जैसे उसने है तो ठीक है, ये ठीक है। अगर मान लीजिए उस अलग कर दें और ने अलग कर दें तो ये गलत होगा। इसी तरह से बहुत सारे जो हम समास प्रयोग करते हैं, अब जैसे द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में बहुत सारे शब्द लिखते हैं, जैसे हम कहते हैं हंसी मजाक। अब हंसी मजाक के बीच में ये हाइफन का चिन्ह होना जरूरी है। इसी तरह से पढ़ना लिखना, माता पिता, भाई बहन, बुराई भलाई, कई बार क्या करते हैं कि हम इस तरह से द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं तो उनके बीच में हमें हाइफन लिखना चाहिए। इसी तरह से तत्पुरुष समास का जब हम प्रयोग करें तो उसमें हाइफन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब जैसे अगर मान लीजिए हम कहें राजकुमार, अब ये दो शब्दों से मिलकर बना राज और कुमार से, तो ये एक साथ लिखा जाएगा। इसी तरह से आप देखिए यहाँ आत्महत्या है, तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना आत्म और हत्या। इसी तरह से गंगा जल, तो इन्हें एक साथ लिखा जाता है क्योंकि ये तत्पुरुष समास है, ये द्वंद्व समास नहीं है। इसी तरह से कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफन का प्रयोग होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं द्विअक्षर, द्विअर्थक। कई बार क्या होता है हम कहते हैं द्वयार्थक, संधि कर दें तो हम क्या कहते हैं द्वयार्थक या द्व्यक्षर, द्व्यक्षर। तो इस तरह से इनको सरल बनाने के लिए इस तरह से लिखा जाना चाहिए, ऐसा भाषा वैज्ञानिक लोग
सुझाव देते हैं। इसी तरह से आप देखिए अव्यय, अव्यय का मतलब क्या है, जो व्यय ना हो वो से कहते हैं अव्यय। तो अव्यय भी सदैव अलग लिखे जाएं, जैसे अब से, एक साथ नहीं, तब से, देश भर, रात भर आदि। तो ये अव्यय जो है, अगर हम इनको एक साथ कर दें, रात भर एक साथ कर दें, 4 अक्षर का शब्द हो जाए ये, तो वो ठीक नहीं होगा। इसी तरह से सम्मार्थ, जो हम किसी को सम्मान देते हैं तो उसके नाम के पहले हम श्री लगाते हैं, या उसके नाम के बाद हम जी लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं गांधी जी, हम ये कहते हैं श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से ये श्री और जी आदि भी जो है अलग लिखा जाना। जैसे हम कहते हैं श्री अलग लिखिए, श्री राम जी, माता जी, माता अलग लिखिए, जी अलग लिखिए, पिता अलग लिखिए, जी अलग लिखिए, गांधी अलग लिखिए, जी अलग लिखिए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये जो हमारा अव्यय है और सम्मानार्थक शब्द है, तो इनको अलग लिखा जाना चाहिए। इसी तरह से, लेकिन कई बार क्या कुछ उपसर्ग हम लगाते हैं, जैसे प्रति, मात्र आदि, ये अलग ना लिखे जाएं। जैसे हम कहते हैं प्रति शब्द, अगर आप प्रति अलग लिखेंगे, शब्द अलग लिखेंगे, तो ये ठीक नहीं होगा। इसी तरह से मानव मात्र, यथा समय, तो ये इनको एक साथ लिखना चाहिए। अगर इनको अलग अलग कर देंगे तो वो शब्द ठीक नहीं होगा। इसी तरह से अनुस्वार और आनुनासिकता के चिन्ह जो है, इन दोनों का प्रयोग होना चाहिए। और संयुक्त व्यंजन में पंचमाक्षर को अनुस्वार के रूप में लिखा जाए। पंचमाक्षर यानी, अब जैसे आप देखिए कई बार क्या होता है, गंगा हम लिखते हैं, कहीं कहीं आप देखते हैं पंचम अक्षर क्या है, क ख ग घ अंग, अंग जो है, तो आप ऐसे लिखते हैं ग, फिर उसके बाद अंग, ऐसे आप लिखेंगे। कहीं कहीं आपको ऐसे मिलता है। इसी तरह से चंचल है, तो आप च छ ज झ यहाँ है, तो आप कैसे करते हैं, बजाय ऊपर बिंदी लिखने के आधा यहाँ लिख देंगे, चन च ल। तो इसका भी सुझाव दिया गया है कि पंचमाक्षर को अनुस्वार के रूप में लिखा जाए। हालांकि अब आजकल तो यही बिंदी ही चलती है, यही प्रचलित है आजकल। तो अब कहा भी जाता है कि जो चल गई वही तलवार है। इसी तरह से अब गंगा, चंचल आदि शब्दों का उच्चारण हम दो वर्णों के बीच में करते हैं, जबकि अनुस्वार का प्रयोग पहले वर्ण के ठीक ऊपर करते हैं। जैसे हम कहते हैं गंगा, पहले ग आता है, फिर अंग आता है, फिर गा आता है। इसी तरह से तो हम ये देखते हैं कि ये जो अनुस्वार है, ये दो वर्णों के बीच में आता है मित्रों। तो दो वर्णों के बीच में आने के कारण उसको ये सुझाव दिया गया कि इस तरह से लिखा जाए, यानी कि ये बिंदी यहाँ बीच में आनी चाहिए इन दोनों के। इसी तरह से चंचल, संपादक, सुंदर, आप कहते हैं सु, फिर ये बिंदी, फिर द और र। तो इस तरह से पसंद, प, फिर बिंदी, फिर उसके बाद स, द। तो मात्राओं के बारे में भी इसी प्रकार से विचार किया जाना चाहिए, ये सुझाव दिए गए हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं, हम ये देखते हैं मित्रों कि उनके दो रूप प्रचलित हैं। अब जैसे आप कहते हैं, हम देखते हैं गर्दन कोई ऐसे भी लिखता है, कोई ऊपर र लगा के लिखता है। इसी तरह से गर्मी है, कोई सीधे सीधे लिखता है पूरा, कोई म, मी के में रे लगा हुआ है। इसी तरह से आप देखिए बर्फ है, इसी तरह से आप देखिए बिल्कुल कहीं आधा ल हमें मिलता है। इसी तरह से सर्दी है, इसी तरह से आप देखिए बर्तन है। हाँ, कोई कहता है शर्म, कोई कहता है शर्म। इसी तरह बेशरम, बेशर्म, अंग्रेजी ऐसे भी लिखा जाता है, ग में र लगा के भी लिखा जाता है। तो ये भाषा वैज्ञानिकों का ये कहना है कि यदि इनके एक रूप का ही प्रयोग हो तो वैज्ञानिकता की दृष्टि से अच्छा रहेगा। इसी तरह से संस्कृत के तत्सम शब्दावली का हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं कई बार। और जैसे जिसे आप कहते हैं विशुद्ध हिंदी, बहुत शुद्ध हिंदी। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे तत्सम शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं जो संस्कृत से
लिए गए हैं वो देशज शब्द नहीं होते बल्कि तत्सम शब्द होते हैं। अब जैसे भगवान है, आप देखिए, जगत, पृथक, अर्थात, अकस्मात, किंचित, बृहत, पूर्वत, बलवान आदि। तो इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो इनको यथावत, जैसे हमने संस्कृत से लिया है वैसे ही लिखा जाना चाहिए। देखिए सब में हलंत लगा हुआ है, लेकिन कई बार क्या है, अर्थात लिखते हैं, पृथक लिखते हैं, उनमें हलंत नहीं लगाते, अकस्मात लिखते हैं उसमें नहीं लगाते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इन तत्सम शब्दावली को यथावत लिखा जाना चाहिए। इसी तरह से कुछ और सुझाव हैं यहाँ पे थोड़े से, आप देख लीजिए। जैसे अ और औ की मात्रा का प्रयोग ऐसे होना चाहिए, जैसे हम लिख रहे हैं गवैया, कौआ। कई बार क्या होता है कि हमें उसकी बजाय यहाँ ये मात्रा न लगा करके कैसे लिख देते हैं, गवैया, ग व आधा य और फिर या। इसी तरह से कौवा, कौवा, हव्वा। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, इनको इनको ऐसे होना चाहिए। इसी तरह से पूर्वकालिक प्रत्यय है, जैसे कर, तो कर को क्रिया से मिला के लिखा जाए। जैसे हम कहते हैं क्रिया के साथ मिला के हम ये कहते हैं खा पी कर, रो कर। इसी तरह से शिरोरेखा का प्रयोग, बहुत सारे लोग आजकल हमारे जो लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, ऊपर की लाइन नहीं खींचते हैं, सीधे सीधे ऐसे ही लिख देते हैं। तो शिरोरेखा गुजराती जैसा लगने लगता है वो, तो शिरोरेखा का प्रयोग जरूर होना चाहिए। इसी तरह से पूर्ण विराम के लिए हम खड़ी पाई का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और शेष जो विराम चिन्ह है, जैसे वो अंग्रेजी की भांति, जैसे कॉमा है, सेमी कोलन है, कोलन डैश है, या साइन ऑफ इंटरोगेशन है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे कहते हैं, तो वो सब अंग्रेजी की तरह होना चाहिए। केवल एक अंतर ये रखा गया है, यानी कि फुल स्टॉप की जगह खड़ी पाई होना चाहिए। तो मित्रों, इसी तरह से शिक्षा मंत्रालय ने संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण और लेखन में एक रूपता का अभाव देखकर उसका भी मानक रूप स्वीकृत कर दिया है और उसी रूप का प्रयोग होना चाहिए। संख्याओं को लिखने में हिंदी में पैराग्राफों के विभाजन में जहाँ सूचक वर्णों तथा अंकों के प्रयोग का प्रश्न है, हम लोग कहीं क ख ग लिखते हैं तो कहीं अ ब स लिखते हैं। जैसे आप देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो अ ब स द इस तरह लिखा रहता है, कहीं क ख ग लिखा रहता है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है, डायरेक्टोरेट ऑफ जिसे कहते हैं हिंदी लैंग्वेज, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसने जो इसके लिए मानक रूप निर्धारित किया है वो यही है कि क ख ग घ अंग इस तरह से आप करें। इसी तरह से या तो आप उसकी जगह पे 1 2 3 4 का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी मान्यता दी गई है। इसमें मनमानापन नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अब आज का युग जो है दोस्तों, आज का युग जो है वो कंप्यूटर का युग है, आज का युग सूचना क्रांति का युग है। और हिंदी में टाइपिंग में एक क्रांति आ गई है। पहले जो मैनुअल टाइपिंग मशीन हुआ करती थी उनमें शब्दों को शुद्ध करना, मात्राओं को शुद्ध करना कठिन होता था, उसमें रबड़ से मिटा करके किसी तरह से प्रयास किया जाता था। लेकिन आज कंप्यूटर के जरिए आप गलतियों को आसानी से सुधार सकते हैं और एकदम से सारी मात्रा वगैरह जो है सब कुछ सही करके आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फॉन्ट हैं हिंदी में, जैसे कृति देवी है, मंगल है, और भी बहुत सारे फ्रॉन्ट हैं, 50 फॉन्ट है सॉरी। तो ये सारे फॉन्ट उपलब्ध हैं। सही फॉन्ट का चयन करना चाहिए टाइपिंग के लिए। आप जैसे आप आज थीसिस लिखते हैं अपने या कोई डिसर्टेशन लिखते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि कृति देवी 10 में लिख के ले आओ या मंगल में टाइप करके ले आओ। बहुत सारी जो मैगजीन्स वगैरह हैं हमारी छपती हैं ज़्यादातर मंगल में। आप इंटरनेट वगैरह की लैंग्वेज जो ज़्यादातर आपको मिलती है वो मंगल में मिलती है। तो सही फॉन्ट का चयन कंप्यूटर टाइपिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज बहुत सी सामग्री विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए इंटरनेट पर देवनागरी लिपि में उपलब्ध है। यदि पठन पाठन पत्रकारिता और प्रकाशन जगत के सभी लोग सरकार द्वारा जो निर्धारित नियम है
उनका पालन करें, क्योंकि देखिए यही लोग हैं, प्रकाशन जगत है, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें, मैगजीन्स, अखबार ये सब छापते रहते हैं, तो उनको जो मानक जो लिपि है उसका पालन करना चाहिए, और ये जो जंगल राज है उसको समाप्त करना चाहिए। इसी तरह सरकारी कार्यालयों में रोज बहुत सारी चीज़ें टाइप होती हैं, साथ ही साथ स्कूलों में, कॉलेजेस में, पठन पाठन से में, तो सबको समवेत प्रयास करना चाहिए, सबको मिल कर के प्रयास करना चाहिए कि भाषा में जो स्वेच्छाचारिता अ, हम करते हैं, जो लिपि के संबंध में, भाषा के संबंध में जो हम लोग बहुत सारी बातों को उपेक्षित कर देते हैं, ऐसा न करें। और जो मानक शब्दावली है, जो मानक लिपि है, उसी का प्रयोग हम लोग करें, तब ये जंगल राज समाप्त होगा। मित्रों, अब हम आखिरी स्लाइड पे आ गए हैं। अब देखिए, नियम बनाना आसान है, नियम नियम तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं। सरकार ने सैकड़ों हजारों कानून बनाए हैं, लेकिन क्या सबका पालन होता है? नहीं होता है। तो नियम बनाना आसान है, लेकिन पालन करना अलग है। तो आम लोगों को, आम जन को लिपि से क्या लेना देना, और जिसे लेना देना है वो इसकी परवाह नहीं करता, वो इसकी चिंता नहीं करता। सरकारी कार्यालयों से लेकर के प्रकाशन जगत तक, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तरों में, हर जगह आप देखिए तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा जो प्रकाशन है इतना बड़ा, उसके पास खड़ी पाई नहीं है। वो क्या करता है, उसकी जगह बिंदी लगाते हैं। अब देखिए, आप नवभारत टाइम्स अखबार पढ़िए, आपको पता चलेगा। इसी तरह से तो लिपि के मानकीकरण के विषय में अनुशासित होने पर ही इस समस्या का पूरा समाधान हो सकेगा। मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी साहित्य के ऊपर भी कुछ वीडियोस मैं डालूंगा, इसकी योजना मैंने बनाई हुई है। आपको जो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।